अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान ने हॉकी में बड़ा अरूज देखा है। हमारा एक मकाम था और हमने हॉकी के जो मैदान हैं उन पर हुक्मरानी की है, लेकिन जो अभी हम हालात देख रहे हैं इससे बड़े मुख्तलिफ हालात होते थे। और चाहे वर्ल्ड कप हो, चैम्पियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, कोई भी हॉकी का जो टूर्नामेंट होता था तो वो हमारी जो टीम थी वो पोडियम पोजीशन के ऊपर, एटलीस्ट पोडियम पोजीशन के ऊपर ज़रूर मौजूद होती थी। लेकिन हालात हमारे लिए बदल गए हैं। जो हमारा ये जो हॉकी की तारीख़ है, ये जो हमारे मुल्क का नाम था हॉकी के अंदर, इसकी एक वजह थी और इसकी वजह वो प्लेयर्स थे जो कि मेहनत करते थे, खेलते थे, मुल्क के लिए खेलते थे और जिन्होंने इन मैदानों के ऊपर अपना एक नाम बनाया है। और ये ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान की पहचान बने, बल्कि हॉकी का जो खेल है वो भी, उसकी पहचान भी जो है वो ये प्लेयर्स जो है वो बने हैं। और ऐसा एक बहुत बड़ा नाम हॉकी का हमारा शहबाज सीनियर का था। शहबाज सीनियर पाकिस्तान के जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो कैप्टन थे और इन्हें पाकिस्तान की हॉकी में तो जो इनका नाम था ही था, लेकिन इनको हॉकी का मैराडोना भी जो है वो कहा जाता है। और 1994 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत समझा जाता है, आखिरी बड़ी जीत समझा जाता है, वो जो जितवाया टीम को, उस टीम के जो है वो कैप्टन भी थे। और आज के प्रोग्राम में हमारे खुसूसी नशिस्त है शहबाज सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच शहबाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इतनी हॉकी का आपका जो करियर है इसके बारे में तो आगे भी बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा ज़रा वापस जाते हैं। तो ये हॉकी आपने खेलना कैसे शुरू की? क्या ये फैमिली में तो मेरा ख्याल है वो नहीं था, तो फिर आप हॉकी की तरफ जो है वो किस तरह से आ गए? एक्चुअली मैं जिस मोहल्ले में रहता था, बच्चे पढ़ने की तरफ कम तवज्जो देते थे, खेलने की तरफ हर वक्त खेलते ही रहते थे। हमारे साथ जो बेहतर फैमिलीज थी उनके बच्चे हमारे साथ घुलते मिलते भी नहीं थे कि ये तो पढ़ते ही नहीं है। अच्छा। तो मैं आई वॉज इक्वली गुड इन एवरी गेम, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तीनों में जब दो टीमें बनती थी मोहल्ले की, तो दोनों टीमों में लड़ाई हो जाती थी। वो कहते थे शहबाज हमारी टीम में होगा, दूसरी टीम कहती थी हमारी में होगा, क्योंकि वो समझते थे जिस टीम में भी मैं जाऊंगा दूसरी टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा। क्योंकि मैं तीनों गेमों में एक्सेप्शनल था। क्योंकि अगर आप देखें, आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, आपकी दो तीन चीज़ें बेसिक होती हैं। एक सेंस ऑफ द गेम, एक फिटनेस, एक और उसके बाद एक आपका वो टेम्परामेंट कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें, वो तीनों चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो आप कह रहे सिर्फ हॉकी नहीं थी उस टाइम, आप बाकी भी स्ट्रीट क्रिकेट और ये भी जो है वो खेलते थे? जी, मैं क्रिकेट में तो ये हॉकी की तरफ जो है वो किस तरह से आ गए? मेरे एक अंकल थे, वो इंग्लैंड चले गए हुए हैं। वो उन दिनों हॉकी खेलते थे, उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ। और 8वीं जमात में मैंने खुद ही अल्लाह की तरफ से, जब आपको पता ना अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, तो मैंने एकदम से क्विट कर दिया फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, और सिर्फ हॉकी की तरफ खेलने लग गया। जब मैं 8वीं जमात में खेला तो मैंने फील किया कि सिर्फ हॉकी खेलने से मैं पूरे शहर में पॉपुलर हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज जो फैसलाबाद धोबी घाट में है, उसके स्पोर्ट्स के टीचर मेरे स्कूल आ गए। मुझे कहते हैं पूरे शहर में आपका इतना शोर है, और जब आप 10 जमातें पढ़ लें स्कूल में तो आपने हमारे कॉलेज। उस वक्त आपने फिर ये लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह खेलना शुरू कर दिए थे? किस तरह से आपको जो है वो लोगों को कैसे पता चला कि यार ये शहबाज सीनियर या शहबाज अहमद का ये कोई प्लेयर है? हमारे भाइयों ने एक क्लब बनाया, उस क्लब की तरफ से मैं जब डिफरेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेला तो उसमें मैं एक्सेप्शनल था। स्कूलों का जो मैं टूर्नामेंट खेला उसमें मैं उस वक्त बेस्ट प्लेयर हो गया। और लोग मेरी पॉकेट में पैसे डाल जाते थे। और मैं बड़ा हैरान, मेरे वालिद साहब को इनाम के तौर पर और मेरे वालिद साहब को लोग शहर में कहने लगे कि ये जो आपका बच्चा है ये पाकिस्तान टीम में जाएगा, इसकी खेल पे तवज्जो दें। तो फिर मुझे मेरे वालिद साहब बाजार भेजते थे, जाओ लस्सी पी के आओ, मेरे खाने का केयर करते थे। मुझे आज भी याद है, पहली दफ़ा उन्होंने मुझे 27 रुपए की हॉकी स्टिक लेके दी। तो मैं इतना ज़्यादा खुश था। और मुझे जब वालिद की इतनी सपोर्ट मिली और जो लोग फैसलाबाद के थे उन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, तो फिर मैं। तो घर वालों की आपको सपोर्ट थी? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स से हमने ये सुना है कि उनके घर वाले उनको रोकते थे, कहते थे कि अच्छा आप पढ़ाई पर जो है वो ध्यान दें, ये खेल कूद में जो है वो किस तरफ जो है वो चले गए? एक्चुअली हमारी फैमिली में भी कह लें या घर में भी कह लें, ना बड़े भाई बहुत पढ़े लिखे थे, ना माँ बाप पढ़े लिखे थे। तो पढ़ाई की तरफ कोई ज्यादा रुझान नहीं था घर के? बिल्कुल ट्रेंड नहीं था, क्योंकि पढ़ाई में उनको पैसे भी देने पड़ने थे और शायद उनकी अफोर्डेबिलिटी। कहा कि बच्चा अगर खेल में लगा है तो ये लगा कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। तो लेकिन ये टीम सिलेक्शन किस तरह से हुई? ये तो चले, वो तो लोकल लेवल टूर्नामेंट जहाँ पर आपने जो है वो शुरू की,
तो टीम सिलेक्शन आपके किस तरह से हुई? 1985 में मैं फैसलाबाद या लाहौर में था, तो फैसलाबाद की जो एसोसिएशन है उनका मुझे फ़ोन आया कि हम आपको अपनी टीम में कराची लेके जाना चाहते हैं जूनियर चैम्पियनशिप के लिए। तो मैंने तो इतना मूड सा दिखाया कि नहीं जाता, लेकिन फिर मैं चला गया। जब मैं उस जूनियर चैम्पियनशिप खेलने कराची गया हूँ तो मैं इतना अच्छा खेला कि पीआईए की जो टॉप मैनेजमेंट थी स्पोर्ट्स की, उन्होंने मुझे खेलता देख लिया। वो मुझे कहने लगे जी जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो पीआईए में नौकरी करते हैं वो बिजी हैं, आप हमारे साथ बन्नू चलें एक टूर्नामेंट खेलने। मैं पीआईए की तरफ से खेलना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ब्रेक थ्रू होता था, और मैं उस पर भी नखरे कर रहा था कि मैंने नहीं जाना, मैं अपने माँ बाप से उदास हूँ, मैं फैसलाबाद वापस जा रहा हूँ। तो मेरे माँ बाप ने फ़ोन किया कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप बन्नू जाएं, पीआईए से खेलें। जब मैं पीआईए से खेला तो मैं टॉप स्कोरर हो गया टूर्नामेंट का, और हर तरफ शोर हो गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जब पता चला तो उन्होंने मेरा नाम बगैर ट्रायल के ही जो सीनियर कैंप था उसके लिए अनाउंस कर दिया। मैं पहले पाकिस्तान की सीनियर टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, बाद में जूनियर टीम में सिलेक्ट। अच्छा, तो आपकी सिलेक्शन जो थी वो डायरेक्ट सीनियर टीम में जो हो गई थी, और ये 1985 की आप जो है वो 85 में चैंपियनशिप हुई, बन्नू टूर्नामेंट हुआ। जनवरी में मंटो पार्क में ब्रिगेडियर आतिफ साहब की मौजूदगी में सीनियर टीम का कैंप लगा, उस्ताद सईद अनवर कोच थे। और जब मैं मंटो पार्क ग्रास पे खेला तो जो 10-10 साल पुराने फुल बैक थे, कासिम जिया, नासिर अली और 2-3, तो मैं सबको जब इतनी डॉजिंग करने लग गया तो सारी फेडरेशन, सारी टीम हैरान हो गई कि इसमें इतना टैलेंट किधर से है। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़्यादा स्किलफुल बनाया, और ब्रिगेडियर आतिफ ने पहली दफ़ा ही मुझे सीनियर टीम में सिलेक्ट किया। इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई, 5 मैच इंडिया में हुए थे, 5 मैच पाकिस्तान में हुए। इस तरह मेरी पहली दफ़ा सिलेक्शन हुई। तो ये सोचा था कि चंद सालों के अंदर ही हॉकी शुरू की, और फिर उसके बाद चंद साल बाद आप नेशनल साइड की तरफ से खेल रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पाकिस्तान को। ये जो इतना रैपिड हुआ है इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने बाकी दोनों गेम्स को क्विट करके हॉकी चूज़ की, उस वक्त मेरा दिल था, क्योंकि लोग भी मुझे कहते थे कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम में खेलूंगा। अच्छा। और जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो उस वक्त मेरे अंदर ये सोच थी कि मैंने पाकिस्तान में भी सबसे अच्छा खेलना है और दुनिया में भी सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अच्छा, लेकिन उस वक्त क्या जज्बात क्या थे जब पहला पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहला मैच खेला? जब कलकत्ता में पहला मैच मैंने इंडिया के खिलाफ खेला तो मुझे 5 मिनट का मौका दिया गया, मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन मैं अच्छा नहीं खेला। अच्छा। मेरा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच सेंसेशनल सा होता है, नर्व्स का हो जाता है, और मेरा शायद हाँ जी कॉन्फिडेंस शायद इतना अच्छा नहीं था। मुझे उस सीरीज के बाद ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद जब दोबारा सिलेक्शन हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया, और कराची में 86 में एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई। अच्छा। जिसमें मुझे इन्होंने दोबारा सिलेक्ट किया। मैंने एक खूबसूरत बॉल लॉन्ग रन पे खींचा, हसन सरदार को बॉल दिया और हसन सरदार ने गोल किया। बड़ी देर वो जो मेरा गोल और मैच था वो न्यूज़ में आ रहा। अच्छा। और सदर ज़ियाउल हक साहब उस वक्त मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने मुझे स्पेशली गोल्ड मेडल अनाउंस किया। पूरी टीम में से। और टीम मैनेजमेंट को कहते हैं ये लड़का बहुत स्किनी सा पतला सा है, इसके लिए गाय भैंस का बंदोबस्त करो, इसको दूध चूध पिलाओ, इसको ये ताकतवर हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मगर क्या कोई इंस्पिरेशन थी ये सारे, ये जो आपकी एक रैपिड ट्रांजिशन भी हुई, टीम में एकदम से आ गए, जब हॉकी खेलना शुरू की तो उस वक्त सोचा था कि अच्छा इन जैसा जो है वो बनना है या इनको फॉलो करना है? एक्चुअली प्लेयर तो आपको पता है पाकिस्तान के मुझसे जो पहले थी रजीम सब बहुत अच्छे थे, लेकिन 2-3 प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिनमें कलीमुल्लाह हैं, मंजूर जूनियर हैं, हसन सरदार हैं। मेरी गुड लक ये है कि मैं जब शुरू में टीम में आया हूँ तो मुझे इनको थोड़ा खेलते देखने का मौका मिल गया। अच्छा। किसी का मैंने फुटवर्क अडॉप्ट कर लिया, किसी की कोई डॉज अडॉप्ट की, किसी की कोई, तो वो जब उन सब चीज़ों को मैंने अपने अंदर कंबाइन किया तो मैंने फील किया कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। अच्छा। और मेरा ख्याल है ये जो रोल मॉडल थे इन्होंने बहुत मेरी गेम को, लेकिन ये शुरू से लग रहा था जब खेलनी शुरू की थी कि मैं नेशनल टीम पहुंच जाऊंगा? हाँ जी। या विज़न में ये था कि अब आगे यही करना है, या हॉकी में इसलिए खेल रहा हूँ? थोड़ा सा ये चीज़ थी कि क्योंकि हमारा फारसी कल्चर है ना, उस वजह से थोड़ा आता था, लेकिन फिटनेस और परफॉर्मेंस पे मैं कभी घबराया नहीं। मुझे फील होता था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर इतना ज़ोर अल्लाह ने दिया है और मेरे अंदर इतनी स्किल्ड हॉकी अल्लाह ने रखी है। अच्छा। कि मैं खेलूँगा। ये क्या वजह वैसे फैसलाबाद से इतने हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो क्यों हमने देखा है
काफ़ी नाम है, कोई वहाँ पर जो है वो माहौल ऐसा मिलता है या वहाँ की जो है वो हॉकी खेली जाती है? इतने प्लेयर्स फैसलाबाद से क्यों आते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गोजरा, हालांकि आप देखें हर टीम में 5, 6, 7 प्लेयर गोजरा के होते हैं, लेकिन जब सुपरस्टार्स की बारी आती है तो फिर आपका ध्यान गोजरा की तरफ जाएगा, क्योंकि 71 जो वर्ल्ड कप आप जीते उस टीम के कैप्टन खालिद महमूद साहब फैसलाबाद के थे। 82 बॉम्बे वर्ल्ड कप जब हम जीते, अख्तर रसूल साहब फैसलाबाद के थे। कर्नल इक़्तिदार अली शाह दारा साहब वो फैसलाबाद के थे। ख्वाजा तारक अजीज जो ओलंपिक चैम्पियन बने वो फैसलाबाद के थे। मैं खुद फैसलाबाद का हूँ। तो इस तरह फैसलाबाद ने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पैदा किए हैं। तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते थे या क्या था ये जो आपकी स्पीड का जो है वो राज है? और अभी तो खैर मैं आगे भी जाकर पूछूंगा, लेकिन क्या उन दिनों में कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कोई फोकस था, टेक्निक थी जिस पर काम शुरू किया? नहीं, एक्चुअली देखें, जैसे कि मैं एक बड़े गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था। कोई फिज़िकल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आपका फ़िज़िकल सेंटर कोई नहीं है कि जो कोई बंदा फ़िज़िकल ट्रेनर आपको एजुकेट करे। ये सारी चीज़ें कुदरती हुई हैं, क्योंकि हम गली मोहल्लों में बड़े हुए, कभी दीवार पे चढ़ गए, कभी दरख्त पे चढ़ गए, स्कूल जाने से पहले खेल रहे हैं, वापसी पे खेल रहे हैं, घर आके खाना खाया फिर खेलने चले गए। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि जब मैं अपनी यूथ में मैं सैरी करता था, सैरी के बाद हॉकी खेलता था। मैं उसी दिन अफ्तारी से पहले हॉकी खेलता था। मेरी फिटनेस का ये लेवल था। अभी तो रोज़े में आप अपने बच्चों को 4 काम कह दें तो वो कहेंगे पापा हम एग्जॉस्ट हो गए। इतने हम टफ हो गए थे। तो दिन में कितनी प्रैक्टिस करते थे? कितने देर हॉकी खेलते थे? मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम भी 6, 7, 8 घंटे मैं ग्राउंड पे ही रहता था। अगर मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ तो मैं मोहल्ले की गली में ज़रूर मौजूद हूँ। अच्छा। मैं बैठा बूठा कभी नहीं, मैं बस रात को सोया हूँ, सुबह उठा हूँ, या स्कूल गए हैं या सारा टाइम खेलते रहे। अच्छा, लेकिन आपका जो करियर था उस पर यकीनन बहुत सारे ऐसे लम्हात थे। पाकिस्तान के आप लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो कैप्टन थे, लेकिन एक जो हाई पॉइंट होता है वो कहते हैं किसी भी कैप्टन का या किसी भी प्लेयर का, वो होता है वर्ल्ड कप जीतना। वो 1994 का जो है वो वर्ल्ड कप आपने जीता, और उस साल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है वो आपकी कप्तानी में जो है वो जीती। तो जो वर्ल्ड कप था उसकी क्या यादें हैं, किस तरह से आपका सफ़र था, और क्या जब टीम शुरू में जा रही थी वाकई लग रहा था कि इस मरतबा ये जो वर्ल्ड कप है ये पाकिस्तान की हॉकी टीम ही जो है वो लेकर आएगी? देखें, मैं खेला हूँ कोई 18 साल, 5 वर्ल्ड कप मैंने खेले हैं। जो 90 वर्ल्ड कप मैं खेला हूँ ना, 90 या लाहौर में 80 जो 1990 का था। हाँ जी, जिसमें फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल हार गए। फाइनल में मैंने ही गोल किया। और मैं उसमें बड़ा अपसेट हुआ क्योंकि उसका जो फिजिकल फिटनेस लेवल था वो 94 से भी मेरा अच्छा था। और मैं सारी रात लाहौर की सड़कों में फिरता रहा। मैं कहा या अल्लाह जीत जाते, मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते। लेकिन आपको नहीं पता अल्लाह की हिकमत का, 4 साल बाद वही चीज़ रिपीट हुई है। 94 चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हम चैंपियन बने। जब 94 वर्ल्ड कप के लिए हम जा रहे थे तो बहुत सारे जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आई कि ये वर्ल्ड कप क्या, चाय का कप भी नहीं जीत सकते। तो हम भी इस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं गए थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। जब हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है तो आपको पता है जब अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है तो हम इकट्ठे हो गए। हमारा जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था वो एक टीम बन गया। और 5 वक्त की नमाज शुरू हो गई, पाबंदी से नमाजें शुरू हो गई और यूनिटी आ गई। 3-3, 4-4 के ग्रुप बन के टीम जो है वो क्लिक कर गई। अभी आप देखें कि उसमें सबसे बड़ा जो इंसिडेंट हुआ 94 वर्ल्ड कप में, ताहिर जमान के फादर की डेथ हो गई। ताहिर जमान 1-2 मैच भी नहीं खेला। उनकी वालदा का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, जीत के वापस आते हैं, तो आप समझें कि आपने अपने फादर के जनाजे में शिरकत कर ली। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन की बात है। और मुझे आज भी याद है ये लेवल ऑफ कमिटमेंट था जी का। और जब हम वर्ल्ड कप जीत कर वापस आए, जहाज से उतर रहे थे, तो फिर वही वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है मैंने ताहिर जमान को दे दी और अपनी जगह उसको आगे किया कि यू डिजर्व टू होल्ड दिस। और वो फिर ताहिर जमान ट्रॉफी लेके नीचे उतरे। तो जब इस तरह की कमिटमेंट का लेवल हो और यूनिटी आ जाए, स्पिरिट आ जाए टीम में, तो फिर अल्लाह ताला काफ़ी है। लेकिन 94 का जो फाइनल था वो बड़ा सनसनीखेज था। और जब बात जो है वो चली गई पेनल्टी स्ट्रोक्स पर, मैंने एक जगह इंटरव्यू में आपने कहा कि उस वक्त पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो लगाने के लिए कोई खिलाड़ी तैयार ही नहीं था हो रहा। ये क्यों था? ये मेरे लिए भी हैरान कौन है, क्योंकि मेरा जो 18 साल करियर है मैंने कभी पेनल्टी स्ट्रोक नहीं लिया, क्योंकि मेरी जो पुशअप वो फीबल सी है। ताहिर जमान हमारा नंबर 1 होता था, काजी मुहिब होता था, शहबाज जूनियर होता था।
तो जब वो लड़कों ने इतना प्रेशर देखा फाइनल मैच का, कोई 30-35 हज़ार का क्राउड देखा, इतना शोर, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा हम पेनल्टी स्ट्रोक नहीं लेंगे। अच्छा। तो फिर मैं सबसे पहले, मैं कैप्टन था तो मुझे तो लीडरशिप दिखानी थी, तो मैंने कहा जी मेरा पुश बेशक मेरी वीक थी, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया हुआ था ना ग्राउंड में, वो बड़ा ही डिफरेंट था। तो मैं बिल्कुल वॉलंटियर तैयार हो गया पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की हॉकी के लिए बड़े हालात बदल गए। अच्छा, मैं कुछ, जाहिर बात है, कुछ आपके करियर से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे मैचेस हैं, कुछ ऐसे लम्हात हैं जिन पर आपसे बात करनी है, लेकिन पाकि हॉकी के हवाले से भी हमने बात करनी है। प्रोग्राम में भी मैं एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं हम इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी आज की खुसूसी नशिस्त है हॉकी के लेजेंड शहबाज सीने मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे कुछ बात हो रही है उनके करियर के हवाले से। अच्छा, मैंने 94 के वर्ल्ड कप का तो जो है वो जिक्र किया, लेकिन एक और बड़ा मशहूर आपका जो है वो मैच था, वो दिल्ली में एशिया कप का जो है वो फाइनल था, और उस फाइनल से पहले टीम के ऊपर जो है वो पथराव भी हुआ और हालात जो है वो बड़े टेंस हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने दिल्ली में एशिया कप को जो है वो फाइनल जीता था। तो वो ट्रॉफी उठाना कैसा था, उस टूर्नामेंट के हवाले से ज़रा बताइए। हाँ, देखें, मैंने बताया कि दोनों कंट्रीज़ की पूरी कौमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। जब हम ग्राउंड से होटल वापस आ रहे थे तो हमारी बस पर अटैक हुआ, पथराव किया गया, और हमें शुक्र है सिक्योरिटी जो है सेफली होटल की तरफ ले गई। और फिर लड़कों ने यही रियलाइज़ किया कि जी इंडिया में आए हैं तो इंडिया की ज़मीन पर जीतना जो बड़ा ज़रूरी है। और मैच ऑफ नर्व्स था, लेकिन बच्चे बहुत अच्छा खेले और हम एशियन चैम्पियन बने। वैसे ये मुख्तलिफ था, जिस तरह से अभी हम क्रिकेट के हवाले से तो बात करते हैं कि इंडिया का जब मैच होता है तो उस वक्त इमोशंस और होते हैं, लेकिन हॉकी में तो बड़े बड़े जाइंट्स और भी थे। पाकिस्तान की टीम तो बहुत बेहतर थी, लेकिन साथ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स टाइप भी जो है वो टीमें थीं। तो क्या इंडिया के साथ खेलना कोई स्पेशल होता था, या फिर आपको लगता था कि वो थोड़ा ज़रा आसान है? नहीं, क्रिकेट देखें बहुत बड़ी गेम बन गई है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। हॉकी भी जब हम इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं आपस में, क्रिकेट वाला लेवल तो नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है। कोई और मैच देखें ना देखें, पाकिस्तानी हमसे ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आप इंडिया से क्यों हारे। तो उसको बड़ा डिफरेंट फोकस के साथ खेला जाता है, तवज्जो के साथ खेला जाता है कि टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, और आपकी ड्रिबलिंग बड़ी मशहूर थी, बड़े हमने कोई वीडियोस देखी हैं, इसका क्या गुर क्या था इसका? मेरा ये था कि मैं जब भी खेला हूँ ना हॉकी, मेरी आंखें ऊपर होती थी। जैसे मैं हॉलैंड 4 साल रहा हूँ, प्रोफेशनल हॉकी खेला हूँ, तो वो जो गोरे प्लेयर थे मेरे टीममेट्स, मुझे आके कहते हैं ऐसे लगता है कि आपकी आंखें जो हैं वो फोरहेड पे लगी हुई हैं। अच्छा। और वो डच में कहते थे कोनिंग मुझे कि किंग ऑफ हॉकी। अच्छा। तो ये कि कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो अल्लाह ने मेरा इतना अच्छा और इतना इम्प्रूव्ड कर दिया था। इसकी कोई स्पेशल स्किल की कोई प्रैक्टिस वगैरह थी या क्या है, किस तरह से आपने जो है वो अपने आप को जो है वो मास्टर किया इस स्किल को? मेरी जो अपनी सोच है, मेरा ना कोई फिजिकल ट्रेनर है, ना कोई मेरा हॉकी का कोच है, ना ही जितने बाकी प्लेयर्स ने फिजिकल ट्रेनिंग की या हॉकी की ट्रेनिंग की, ना ही मैंने उतनी की है। मेरा और उनका गेम सेंस का फ़र्क है। अच्छा। मैं थोड़ा सोच कर खेलता था कि क्या करूं, किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा ग्राउंड में, कि मेरे पाँव हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जब मैंने बॉल पकड़ा है तो मैं किस तरफ जाऊंगा, अगर 2 डिफेंडर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं किस तरफ ट्रैवल करूंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाऊंगा। अगर आप बगैर सोचे समझे खेलते हैं या गेम प्लान के बगैर खेलते हैं तो मैं समझता हूँ आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते। अच्छा। कल मैं अभी 2024 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप देख रहा था, इधर मैनचेस्टर में हुई है, मार्क विलियम जीता है और जो रॉकेट वर्ल्ड बेस्ट ऑल टाइम ग्रेट रोनियो सल्वन हारा है। तो जो मार्क विलियम ने इंटरव्यू दिया प्रायर टू द मैच और उसने कहा कि मैं सेमीफाइनल खेला हूँ तो मैं डिफेंसिव खेल रहा था, आज मैं रोनियो सल्वन के खिलाफ खेल रहा हूँ तो मैं अग्रेसिव खेलूंगा। आप देखें कि उसमें फिजिकल फिटनेस इतनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये मेंटल गेम जो है, हाँ, मेंटल स्ट्रेटजी जो जी, वो गेम प्लान। हॉकी तो एक टीम स्पोर्ट जो है वो समझी जाती है, और इसमें मतलब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो चलें आप कह लें स्ट्रेटजी का बड़ा अमल दखल होता है, लेकिन हॉकी में भी आप कह रहे हैं कि जो एक प्लेयर जिस तरह से सोचता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, मुझसे पहले अगर एरा आप हॉकी का देखें, जब हसन सरदार, मंजूर जूनियर, कलीमुल्लाह खेलते थे,
हर जगह हम जीत रहे होते थे। क्यों जीत रहे होते थे? कि टीम गेम के अंदर इंडिविजुअल इतने अच्छे होते थे। तो अभी जो अगर हमने वो जो हमारे पास ग्रुप है उसमें अगर अच्छे इंडिविजुअल्स को हम तैयार करेंगे तो अच्छी टीम बनेगी। लेकिन आप हॉकी बड़ी इंटेंसिव गेम है, आप बड़े पुरसुकून रहते थे ना, हमने कभी भी देखा कि कोई आप अंपायर से झगड़े ना, जो है वो कभी दूसरे मुखालिफ प्लेयर से झगड़े, तो ये किस तरह से कर लेते थे? देखिए बात यह है कि अगर आप इरिटेट हो जाएंगे और गुस्से में आएंगे, आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले आपका काम है अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करके वो जो 70 मिनट्स हैं आपने ये फोकस करना है कि आपने हिस्ट्री क्रिएट करनी है। वो आपकी लड़ाई झगड़ा याद नहीं रहेगा किसी को, आपकी परफॉर्मेंस याद रहेगी। आज भी आप देखें जो हसन सरदार ने गोल किया था 6-7 प्लेयर को डॉज करके, उसका वो गोल याद है। उसने किसी से मिसबिहेव किया, लड़ाई की, कुछ किया, कोई याद नहीं है। तो हमने हर वक्त फोकस ये करना है कि हमने अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, वैसे आपके करियर का आपकी नज़र में सबसे यादगार लम्हा आप कौन सा था? देखें 94 वर्ल्ड कप इसलिए कह सकते हैं कि सारी ज़िंदगी मुझे लोग वर्ल्ड चैम्पियन कहेंगे और उसी टूर्नामेंट की वजह से कहेंगे। और मैं कैप्टन भी था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी डिक्लेयर हुआ। और मुझे आज भी याद है जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि हॉकी ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको खेलनी आती है। ये ऐसे अल्फाज हैं, जब मैं वो अभी कभी कभी वो टूर्नामेंट देखता हूँ, इंग्लिश कमेंट्री सुनता हूँ, तो वो जो लेडी कमेंटेटर मेरे लिए बोल रही है कि ये शहबाज है और हाउ गुड इज़ ही, तो ये ऐसी बातें हैं। और फिर सबसे खुशी की बात पता क्या है कि आप इस मुल्क में पैदा हुए और आपने इस कंट्री को कंट्रीब्यूट किया, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात है। अच्छा, लेकिन जाहिर बात है आपको बहुत अवार्ड्स मिले। 1990 के आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, वर्ल्ड कप के 1994 के थे, बार्सिलोना का 92 का, हालांकि उसमें टीम हमारी तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। तो क्या ये जो अवार्ड्स हैं इनकी कोई स्पेशल फीलिंग होती है या फिर एक टाइम के बाद ये रूटीन मैटर जो है वो लगना शुरू हो जाता है? नहीं, रूटीन मैटर तो ये नहीं बन सकते। आपको देखें मैराडोना ऑफ हॉकी, मैन विद इलेक्ट्रिक हील्स, जब लखनऊ में मैं इंदिरा गांधी टूर्नामेंट खेल रहा था, नए हमने F16 लिए, लोगों ने बैनर पकड़े हुए हैं F16। तो आप अगर एक टीम है 16 की या 18 की, उसमें एक्सेप्शनल हैं, फैन आपकी तरफ ज्यादा आ रहे हैं, दुनिया आपको ज्यादा मिल रही है, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अवार्ड जो है वो स्पेशल जो है वो लगता है, क्योंकि वो देखिए अभी मेरी वॉल में लगे हुए हैं, मुझे खुशी होती है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने दिया, हिलाल इम्तियाज मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, तो बहुत ज्यादा ऑनर फील होती है। अच्छा, एक और चीज देखी कि आप हमेशा नंबर 10 शर्ट पहनते थे, उसकी क्या वजह थी? दुनिया में जितने भी अच्छे फुटबॉलर थे वो 10 नंबर की शर्ट पहनते थे। इंस्पिरेशन फुटबॉल से आई थी जी, तो इसलिए मुझे भी लगा कि ये 10 नंबर की आपने कहा कि ये जो है वो, मेरा ख्याल है क्योंकि 10 नंबर ही ज्यादा मशहूर होता है तो मैंने वो नंबर ले लिया। अच्छा, लेकिन जाहिर बात है जब प्लेयर इतना पीक देखता है और उसके बाद जब उसको हॉकी से एग्जिट होता है तो यकीनन ये बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक आपने 96 में अटलांटा ओलंपिक्स जो है वो गए, लेकिन ये जो एग्जिट होता है, एक ऐसा प्लेयर जिसने एक ही वो जो है वो खेल खेला हो और इतने साल खेला हो और इतनी पीक देखी हो, तो एग्जिट मुश्किल काम होता है। कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए ये प्लेजेंट इसलिए था कि मैं टीम में भी अपनी मर्जी से नहीं आया और निकल भी अपनी मर्जी से नहीं रहा, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, कभी आपने ज्वाइन करना है और कभी आपने हॉकी छोड़नी है, तो मैंने उसको सेलिब्रेट किया। अच्छा, देखिए अब गोरे हैं जितने भी कोई जॉब करते हैं 60 साल पूरे करते हैं, वो रिटायरमेंट पे सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में हम कनेक्शन ढूंढते हैं कि 60 साल हो गए हैं, हमें दोबारा कोई और नौकरी मिल जाए ताकि यूथ जो है वो नौकरियों से महरूम रहे। तो आपने जब अपना टाइम एंजॉय कर लिया तो आपने दूसरे को अपॉर्चुनिटी देनी है। 92 बार्सिलोना जब हम ब्रॉन्ज जीते, मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की। PI के MD थे नवाज टवाना साहब, उन्होंने मुझे कहा शहबाज हॉकी बगैर आपके चल जाएगी लेकिन अच्छी नहीं चलेगी, आपको 94 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। उनकी नसीहत मैंने मानी, वो बड़े ही डिसेंट आदमी थे और बड़े मेरे मुखलस थे, और नवाज टवाना साहब के कहने पे मैंने दोबारा हॉकी शुरू की। आप देखें 94 वर्ल्ड कप मैं जीत गया। 94 के बाद मैंने फिर रिटायरमेंट दी, फिर मुझे फेडरेशन ने कहा आप खेलें। 96 के बाद मैंने रिटायरमेंट दी, 98 के बाद मैंने रिटायरमेंट दी, फिर 2002 कुआलालंपुर आखिरी वर्ल्ड कप में खेला। देन आई सेड के बस अब मैंने और नहीं खेला, मुझे जाने दे। हाँ जी। तो अब बात यह है कि कोई भी बंदा हो, अगर वो किसी भी चीज़ को स्टिक रहता है
तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को ख़राब करता है। उसको बड़ी खुशी से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छे टाइम पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बंदा जो है जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है प्लेजेंट फील करे। आपके जाहिर बात है खिलाड़ियों के उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबसे मुश्किल फेज़ कौन सा था आपका करियर का? उसमें देखिए, जब हम 86 से हमने स्टार्ट की है ना 90 तक, उसमें यह था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे। अच्छा। और मैंने उनमें फील किया कि वो जूनियर प्लेयर्स को बड़ी खुशी से वेलकम नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। उनको फील होता था कि ये अब आ गया है तो हमारी जगह ले लेगा, हमारी वर्थ, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं, तो आपको तो जो न्यू कमर होता है और अच्छा खिलाड़ी होता है उसको वेलकम करके एनकरेज करना है, क्योंकि आपके पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव जब लोग आपको मिलते हैं तो आप थोड़ा, तो शुरू में आपको लगा रेजिस्टेंस थी, जब खेलना शुरू किया टीम में जगह बनाने की जो एक्सेप्टेंस नजर नहीं आई तो थोड़ा मैंने, लेकिन जब एक दफा आ गए तो उसके बाद ठीक। फिर ये हो गया कि फिर जब मेरा स्टार्ट हो गया तो फिर मैं एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया, कोच के लिए, मैनेजर के लिए, फेडरेशन के लिए, अपने इदारे के लिए, टीम के लिए। तो फिर तो मैं जिधर जाता था मैं बुलडोज खुद कर देता था। हाँ जी, ठीक है। शहबाज साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो शहबाज सीनियर हमारे साथ हैं, उनसे जो हमारी गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी आज की खुसूसी नशिस्त है हॉकी लेजेंड शहबाज सीनियर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे कुछ बात हो रही है हॉकी के हवाले से। मैं ज़रा शहबाज साहब, एक इंटरव्यू पढ़ा था धनराज पिल्ले का, उसने कहा कि आप जाते थे तो आप उनको भी जो है वो मशवरे देते थे। तो आमतौर पर प्लेयर्स तो बड़े सीक्रेटिव होते हैं अपनी टेक्निक के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शहबाज सीनियर तो हमारे पास भी आते थे और हमें भी जो है वो मशवरे देते थे कि इस तरह से करो तो आपकी गेम जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसकी क्या वजह थी? धनराज पिल्ले जो है बड़ा फाइटर और अच्छा खिलाड़ी इंडिया की टीम का, वो मुझे वर्शिप करता है, कहता है कि आप किंग हो, गुरु हो हॉकी के। तो उससे अच्छी एफिलिएशन है। कोई अगर हॉकी की बात करता अभी भी है, हाँ जी अभी भी है, राब्ता है। कोई हॉकी की बात कोई भी करे, किसी भी कंट्री का बनता हो, अगर हॉकी नॉलेज वो गेन करना चाहता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं शेयर करूं। और मुझे कहता है आप और मैं अगर दुनिया की किसी एक टीम में हो तो हम सारी दुनिया को फतेह कर लें। इस कदर मुझे वो हॉकी का आइकॉन मानता है। तो बड़ा अच्छा है, गुड ह्यूमन। अच्छा, टीम में बाकी जारी बात है आप लॉन्गेस्ट सर्विंग कैप्टन थे, इकट्ठा रखने के लिए टीम के आपस के लोगों के जो है वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये किस तरह से टीम को किस तरह से यूनिफाई रखते थे, क्योंकि हॉकी तो एक ऐसी टीम स्पोर्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन एक दूसरे की बड़ी ज़रूरी होती है। ये बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली जब आपकी टीम जो है बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी ना हो और बैकग्राउंड भी को बहुत सॉलिड ना हो, तो उसके लिए जो, जैसे कि मैं 5 साल कैप्टन रहा हूँ, कोई 2 साल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल कैप्टन नहीं रहा हॉकी हिस्ट्री में। उसमें ये होता है कि आपने 3-4 डिसेंट लोगों को देखना होता है अपनी टीम के अंदर, डिसेंट, जो हर वक्त फेयर बात करें। दाएं देखें तो फेयर हो, लेफ्ट देखें तो फेयर हो। इस तरह के 3-4 फेयर बंदे देख के उनको अपने करीब करते हैं और उनको 3-3, 4-4 प्लेयर का ग्रुप जो है वो दे दिया जाता है कि आप इनसे काउंसलिंग करेंगे, आप इनसे वॉक करने जाएंगे, आप इनके साथ जब स्ट्रेचिंग का टाइम हो आप इनके साथ जाएंगे, जब ब्रेकफास्ट का टाइम हो तो उनकी ड्यूटीज जो है वो लगा देते उनके टाइम, क्योंकि देखें उनको मेंटरशिप होगी ना जी, उनको जब आप यूनाइट नहीं रखते। देखें जैसे आपने अभी पहले कहा, ये टीम गेम है। अगर 11 में से 1 या 2 भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, गोरे तो स्ट्रेटजी के तहत आपको वहीं से मारेंगे, वहीं से हरा देंगे। तो आपने सबको ये फील कराना है कि हर पिलर जो है वो इम्पोर्टेंट है टीम के लिए। आप देखें ये जो 94 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, मंसूर गोलकीपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म ना करे, वो पेनल्टी स्ट्रोक ना रोके, या वो मेंटली इतना फ्रेश ना हो, टीम का हिस्सा ना हो, तो शहबाज सीनियर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके, क्योंकि आप फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते थे और ज़्यादातर गोल हॉकी में फॉरवर्ड्स ही करते हैं, लेकिन आपके बारे में एक और चीज़ कही जाती थी कि आप खुद आपने शायद इतना गोल नहीं किए लेकिन करवाए उससे भी जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये नहीं कभी फील हुआ कि खिलाड़ी तो कोशिश करता है कि वो क्रेडिट ले ताकि ये गोल जो है वो उसके रिकॉर्ड के ऊपर आए? जब मैंने हॉकी खेलते हुए मुझे 1 साल हुआ, BMW ट्रॉफी खेला मैं हॉलैंड, पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक भी गोल नहीं किया। अच्छा। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी जब मुझे मिली
तो मैं बड़ा खुश हुआ, इंस्पायर हुआ, मुझे लगता था कि शायद गोल करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मैं ऐसा मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं 50 गज बॉल लेके भाग रहा हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे लिए फिनिश अच्छी करना मुश्किल है, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका होता हूँ। मैं जब भी किसी को अच्छी पोजीशन में देखता था फिनिश के लिए उसको बॉल दे देता था। आप अगर देखें 94 वर्ल्ड कप, कामरान अशरफ 8 फील्ड गोल किए उसने, 8। कभी किसी भी सेंटर फॉरवर्ड ने पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा गोल नहीं किए होंगे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्ट था, अच्छी पोजीशन बनाता था, उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। वसीम फरोज के साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, ताहिर जमान के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब ये डेवलप हो जाए तो फिर आपने स्कीमिंग करनी होती है और फिनिश कोई भी कर ले, टीम जीतनी चाहिए। वैसे अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे मुझे एक्चुअली खेलने के लिए? बात यह है कि मुझे हर वक्त ऐसे फील होता था मैं ग्राउंड पे रूल कर रहा हूँ, मैं गोल करूँ या ना करूँ, मुझे लगता था कि ग्राउंड पे सुल्तान राय मैं ही हूँ। तो इसलिए, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपसे शेयर करूँ, जब मेरे पास बॉल होता था मुझे ऐसे लगता था कि उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे कॉन्फिडेंस इतना अल्लाह ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और अगर आप देखेंगे तो गोरों ने, कोरियंस ने मेरे लिए डबल डिफेंस इंट्रोड्यूस कराई कि जब एक प्लेयर इसको टैकल करता है तो उसको तो ये आराम से बीट करता है। अभी एक जर्मनी का क्लिप है यूट्यूब पे चल रहा, तो 4 बंदों को मैंने बीट किया। तो आप ये देखें कि वो मेंटली बिल्कुल रेडी थे कि हमारा एक बंदा इनसफिशिएंट। लेकिन ये कॉन्फिडेंस था जो आपको जो है वो मोटिवेट भी रखता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही खेल रहा हूँ। ठीक, शहबाज साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के पास आते हैं तो कुछ और बातें होंगी पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से। ज़रा शहबाज सीने से पूछेंगे कि हमारी हॉकी के साथ हुआ क्या है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी आज की खुसूसी नशिस्त है, शहबाज सीनियर हॉकी लेजेंड मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ उनके करियर के हवाले से हमने बातें की, लेकिन शहबाज सीनियर साहब 94 एक हाई पॉइंट था जो हमने जीता, क्या हुआ क्या उसके बाद हॉकी के साथ? उसमें देखें, ब्लेम गेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ मुझे नज़र आती है, हमारी यूथ में हॉकी पॉपुलर नहीं रही। अच्छा। जैसे मैं स्कूल में प्लेयर्स नहीं है हमारे पास या टैलेंट नहीं है? नहीं, इंडोर एक्टिविटी की तरफ चले गए। हमारे प्लेयर हैं, अभी भी कुछ एरियाज हैं, रूरल एरियाज जहां हॉकी खेली जाती है, लेकिन उसका लेवल शायद वो नहीं है जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है। एक तो हमारी यूथ में हॉकी पॉपुलर नहीं रही। जब आपके पास क्वांटिटी नहीं होती तो क्वालिटी भी नहीं मिलती। उसके अलावा अगर आप देखें कि आपके पास जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो ख़त्म हो गए। जब पॉलिटिकल लोग अपॉइंट हुए, सदर हॉकी, सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन, हॉकी ख़राब हुई। उसके अलावा जो एमेच्योर गेम्स होती हैं दुनिया में, उनको स्टेट ओन करती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कभी अपने कौमी खेल को ओन नहीं किया। लेकिन देखिए 94 में हम 2 मेजर टूर्नामेंट्स जीतते हैं और उसके बाद तो हॉकी को तो पॉपुलर हो जाना चाहिए था स्पोर्ट के अंदर, और लोग आते और नौजवान आते। देखें बात तो ये क्या हुआ है कि हॉकी से लोग जो है वो जाना शुरू हो गए? 94 से ही अगर आप शुरू करें तो ग्राफ नीचे जा रहा था। 94 में हमने टीम को इकट्ठा किया, प्लेयर्स को एजुकेट किया, तो एक टीम बन गई। लेकिन उसके बाद आप देखें मुसलसल डिक्लाइन है। 80 साल हो गए हैं आपको, आपकी हॉकी बजट का हिस्सा नहीं बन सकी, कोई फंड्स का तरीक़ेकार नहीं है। अगर आप सुबह मुझे कहते हैं मैं पाकिस्तान टीम का कोच हूँ, मेरा डेली अलाउंस कितना होगा? 1000 रुपया। मजदूर का भी 1500-2000 होगा। आपके हॉकी प्लेयर हैं, 1.5 साल हो गया है, वो जिन इवेंट में भी खेले हैं उनको आपने डेली अलाउंसेस नहीं दिए। हुकूमत ने आप देखें चारों सूबों में कितनी एस्ट्रोट्रफें लगा दी, और कई जगह पे 20-20 करोड़ की एस्ट्रोट्रफ लग के खराब होके जल गई। प्लेयर्स नहीं पैदा किए, प्लेयर्स को नहीं आए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाया, ग्राउंड्स क्यों बनाए कि उसमें किक बैक था। जो मेंबर है नेशनल असेंबली के, मिनिस्टर हैं, उन्होंने किक बैक्स ले ली। आप उनको पकड़ना चाहेंगे, पकड़ भी नहीं सकते। बंदा उनसे पूछे कि ऐसी जगहों पे एस्ट्रोट्रफ क्यों लगाई है जहां पर हॉकी होती ही नहीं है। अब एक जंग की तरफ लगा दी, एक शाहकोट की तरफ 20 करोड़ की एस्ट्रोट्रफ लगा दी। आप देखिए, ईमानदारी ये थोड़ी है कि आपने बेईमानी कर रही, आपने गलत जगह पैसा लगाया है हुकूमत का, तो वो बेईमानी है। लेकिन अभी तो पूरी दुनिया में ये स्पोर्ट थोड़ी ऊपर भी जा रही है, लीग्स हैं, यूरोप के अंदर लीग्स हो रही हैं। हमारे अपने लड़के जो है वो वहां पर जो है वो जाते हैं खेलने के लिए। इंडिया ने भी कोई लीग स्टार्ट करने की कोशिश देखिए मुझे ये तो बताएं, इतने क्या बाकी प्लेयर्स के लिए इतने बुरे हालात हैं? मुझे ये बताएं कि आप जब सब स्टैंडर्ड लीग खेलेंगे, ओमान, मलेशिया, हांगकांग, बांग्लादेश,
आप कैसे टॉप लेवल पे compete करेंगे? मैं ओमान टीम के साथ गया, पाकिस्तान टीम वहाँ गई, होटल वालों ने आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए, आपके पास होटल का बिल देने के पैसे नहीं थे। तो कोई सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस कराए ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इसको पैटर्नाइज करे। अभी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है यहाँ एक इदारा पंजाब में, ठीक है, 7 अरब रुपया सालाना खर्चते हैं। 7 अरब कितने पैसे होते हैं? आप मुझे बताएं कि 80 साल से वो खर्च रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा, कौन से प्लेयर पैदा किए हैं? कोई उम्मीद नज़र आती है आपको हॉकी के दोबारा राइज की? देखें, बात यह है कि मैं बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, ना ही उनका फिजिकल फिटनेस लेवल कंपेटिटिव है, ना ही उनका स्किल लेवल, ना ही उनका विजन। वो हॉकी नहीं खेलते जो दुनिया में रिक्वायर्ड है। आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान, IPC मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आज इन्वेस्ट करें तो 3 साल में, 4 साल में हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अच्छा। अदरवाइज जिस तरीके से हॉकी आज चल रही है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। आप देखें, 4 साल हो गए हैं हम गोरा कोच रख रहे हैं। एशिया में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेली, कोई बड़ी टीम एशिया में नहीं है, आप सुपर 4 में नहीं आए। एशियन गेम्स खेली, आप सुपर 4 में नहीं आए, और गोरे कोच के साथ। प्लेयर्स उनकी ग्रूमिंग इस तरह की हो कि गोरा आए तो गोरे से कुछ लर्न तो करें। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया शहबाज सीनियर साहब, सो मच, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान की हॉकी का यकीनन इससे बड़ा कोई नाम अभी हमारे सामने तो नहीं है, और आज इनके साथ जो गुफ्तगू हुई उनके करियर के हवाले से मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो हॉकी थी वो कुछ दहाइयाँ पहले जिस मकाम पर थी वो किस वजह से थी, वो इन प्लेयर्स की वजह से थी, और ये प्लेयर्स जो है वो हॉकी को वहाँ तक लेके गए। और अभी जो है वो हमारे लिए सोचने की बात है कि एक कौमी खेल भी है, और दूसरा ये कि हमारी इतनी शानदार तारीख भी है, लेकिन उसके बावजूद अब हम ना तो पोडियम पर नज़र आते हैं, बल्कि पोडियम से भी जो नीचे जो जगह हैं वो वहाँ पर जो है वो अभी हमारी टीम जो है वो जाना शुरू हो गई है। बहरहाल इसका कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान मेहमानों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।